अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल डिस्कशन अपनी स्टार्ट की थी कॉस्ट की टाइप्स के ऊपर, और हमने कॉस्ट की टाइप्स का नाम ही लिया था, तो बीच में मार्कअप मार्जिन की कहानी आ गई थी। हम मार्कअप मार्जिन पे चले गए थे, उसको हमने रिकॉल थोड़ा सा रिकैप लिया था मार्कअप मार्जिन की टर्म्स की और उनकी कैलकुलेशन भी। तो अभी भी हम आगे चलने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी मैं चाह रहा था मार्कअप मार्जिन की रिवीजन की हम ज़रा करें। तो ये जनाब आपकी एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है, ये आपके सामने, ये मैं आपको व्हाट्सएप में भी आपसे शेयर कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपका काम है फिल इन द ब्लैंक्स। Assuming A limited policy is to earn a profit of 20% markup, fill in the blank cell in the table below. ये प्राइस गिवन है, ये दो ब्लैंक सेल है। प्रॉफिट गिवन है, दो ब्लैंक सेल है। गैमा की कॉस्ट गिवन है एंड सो ऑन। ये 6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट्स के आगे एक एक वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू मिसिंग है। पहले आपने ये टेबल फिल करना है, फिर दूसरी की एक्टिविटी पे आएंगे। इसमें 25% मार्जिन हो गया है, अगेन आपने ये टेबल फिल करना है। तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। कल आपको जो चीज़ स्किल्स सिखाई गई थी, रिवाइज की गई थी, उसको अप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व करें। ये मैं आपको व्हाट्सएप में भी भेज देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने है, इस पर काम स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम, थोड़ी सी मैं आपको गाइडेंस एक तो फिर याद करा दूं। मैंने आपको कहा था कि आप तमाम वैल्यूज़ को बेस असाइन कर लें। 25% मार्कअप का मतलब कॉस्ट की बेस 100 है, प्रॉफिट 25 है और प्राइस 125 है, और 25% मार्जिन का मतलब प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट 75 है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप हर वेरिएबल की बेस पहले पिक करते हैं, तो ये बेस पिक होगी है। अब आप इसके मुताबिक फार्मूला कल आपको सिखाया गया था, गिवन वैल्यू डिवाइडेड विद बेस ऑफ द वैल्यू मल्टीप्लाइड विद बेस ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, उस फार्मूला के तहत अब सारी वैल्यूज आप यहां से मेजर कर सकते हैं। तो हो जाए फटाफट शुरू जनाब। हर बच्चा ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखे, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछे। असूल तो बड़ा सीधा सा हमने कल डिसाइड कर लिया था, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल किसी बच्चे को कोई चैलेंज रहे तो पूछता रहे।
मैंने पार्शली अल्फ़ा बीटा गैमा का मार्कअप मार्जिन के सॉल्यूशंस लिखे हैं, एक्स वाई जेड के भी आप इसी पैटर्न पे कंप्लीट कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही, पूछना चाहते हैं तो पूछिए भाई। सॉरी, इनका क्या करें? इनका आंसर नहीं आएगा, आ तो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है, प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट निकालनी। फार्मूला किधर है? फार्मूला दिखा मुझे अपनी कॉपी पे जो कल लिखवाया था मैंने, पता लगे पढ़ना तुम्हें सीखना आता भी है कि नहीं आता। किधर है फार्मूला जो लिखवाया था कल मैंने? हाँ किधर है? कल आए थे क्लास, क्या सीखा था? कल ये फॉर्मूला सीखे थे। फार्मूला किधर है? दिखाना मुझे। बेटा फिर सीखने का तरीका भी नहीं ना आता आप लोगों को। आपको एक तरीके से चीज़ सिखाई जाती है, आपको लगता है हम इस तरीके को बाईपास कर जाएंगे तो फिर भी सीख जाएंगे। तो भाई सीख लो, आप आपके सामने सीखा गया आपसे। तो जो फार्मूले की मदद से हमने चीज़ें हल करनी, वो फार्मूला ही आपने नहीं लिखा हुआ बेटा, तो फिर कैसे हल होगा चीज़? आप कैसे करने की कोशिश कर रहे हो जब आपको पता ही नहीं है करना कैसे है? जी आपके पास बेटा फार्मूला लिखा हुआ है बेटा? फिर आपके मसले हल हो गए सारे? तो नहीं हो रहे ना मामले हल, इसीलिए कल फार्मूला लिखवाया था। और मैंने इसलिए बताया था कि पहले चीज़ें आपने शायद ये पढ़ी हैं, लेकिन पढ़ाने का अंदाज फ़र्क होगा, क्योंकि वो मामलात आपके यहाँ पे सारे मामलात हल नहीं करेंगे। तो आपने जो पहले सीखा हुआ यहाँ पे काम नहीं आ रहा आपके, इसीलिए कल आपको एक फार्मूला सिखाया गया था। ठीक है, आपने लिखा हुआ भाई फार्मूला, वो कहाँ लिखा है? दिखाइए ज़रा बेटा। आप लोगों को ना सीखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, तो ये चीज़ बेटा, चीज़ों को सीखिए। टीचर जिस तरह पढ़ाता है, एक काम को जिस तरह करने का तरीका बताता है, उस तरीके को नोट किया करें। अगर आप उस तरीके को नोट नहीं करेंगे तो रिवाइज क्या करोगे भाई? याद क्या करोगे? सीखोगे क्या? मैंने कल चीज़ बताई, कल सबने फटाफट सारे सब मसले हल कर लिए थे, आज आके फेल हो गए सारे, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं है अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली। मैंने आपको एक फार्मूला कल सिखाया था कि आपने जो भी वैल्यू डिटरमिन करनी है, required value is equal to given value divided with base of given value multiplied with base of required value। अब ये फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले से जो मर्जी पार्ट करते जाओ। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन को फॉलो करना चाहते हो तो इस केस में मैं इसको अगर फॉलो करूं, इस एग्जांपल के केस में, बीटा के केस में, प्राइस इज इक्वल टू गिवन वैल्यू प्रॉफिट है, बेस ऑफ प्रॉफिट 25 है, प्राइस की बेस 125 है, कॉस्ट वर्कआउट करना है, गिवन वैल्यू प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बेस 25 है, कॉस्ट की बेस 100 है। ये यहां से आपके 240 और यहां से आपके 192 की वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आप एक तरीके से काम करना नहीं सीखते तो ना सीखते हो, ना रिवाइज करने के काबिल रहते हो आप। उस दिन सीख भी लोगे क्योंकि उस दिन तो बोर्ड पे फार्मूला लिखा हुआ है, उसको देख के अप्लाई कर लिया, लेकिन आपने अगर नोट्स ही नहीं लिए तो रिवाइज कहां से करोगे भाई? तो जो चीज सिखाई जाती है बेटा, उसको सीखने का भी तरीका है, उसको फॉलो कीजिए। जी अब जनाब, हो रहा है साहब का मामला हल? तो अब मुझे बाकी वैल्यूज भी बता दीजिए, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मुझे बताइए ये x की वैल्यूज यहां पे, x की इस केस में 210, 840, y में प्राइस जी बेटा, y की प्राइस बेटा, कोई एक बच्चा पास से बोलते, इतने बोलते हैं समझ नहीं आती बेटा। y की प्राइस 1375 और y की कॉस्ट 1100 और z की प्राइस 318.7.5 और इसका प्रॉफिट 637.5।
लीजिए जी, ये डाटा हमारा XYZ का एक्टिविटी 1 में और एक्टिविटी 2 में एक्स का प्रॉफिट 262.5, एक्स की कॉस्ट 7.5 और वाई की प्राइस 1100 और इसकी कॉस्ट 825, जेड की प्राइस 3400, जेड का प्रॉफिट 850। लीजिए जी, अब किसी बच्चे को कोई एतराज? अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी, मेरा तो ख्याल था ये एक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन जस्ट टू इंश्योर कि हर बच्चा ऑन बोर्ड हो, ये छोटी सी कैलकुलेशन है, ये भी मुझे ज़रा परफॉर्म करके दीजिए फटाफट ज़रा। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इनको भी परफॉर्म कीजिए ज़रा। बड़ी बेसिक लेवल कैलकुलेशन है, लेकिन जस्ट टू इंश्योर, क्योंकि मुझे पिछले एक सेक्शन में इत्तफाक हुआ कि बच्चों को ये कैलकुलेशन भी, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी इसको परफॉर्म करने में। सो आई वांट टू इंश्योर कि ऑन बोर्ड हो हर बच्चा इस बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर। किसी वैल्यू में इजाफा और कमी को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है? कैलकुलेशन के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, प्रेजेंटेशन किसी भी अंदाज से की जा सकती है, लेकिन जैसे एक सिंपल वे होता है, आप बेस वैल्यू को 1 + 15% से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1 + 15% भी लिख सकते हो, इसको आप 178 को 115% भी लिख सकते हो, आप 178 को 1.15 भी लिख सकते हो, क्योंकि 115% का मतलब 115/100 होता है और 115/100 1.15 होता है। ऐसा ही है जी। 15% इजाफा रिकॉर्ड करने हैं तो 1 + 15% से मल्टीप्लाई कर दो। 22.5% इजाफा रिकॉर्ड करने हैं तो 178 इंटू 1 + 22.5% या 178 इंटू 122.5% या 178 इंटू 1.225 किसी भी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसा ही है जी। और अगर हमने 12% कमी करनी है तो क्या करेंगे? 1 - 12% या 178 इंटू 88% या 178 इंटू 0.88, जैसे मर्जी प्रेजेंट कीजिए। आपके मेंटल मैथ इतना अच्छा होना चाहिए कि इनमें से जो एफिशिएंट प्रेजेंटेशन है उसको आप ऐसे करके प्रेजेंट कर सकें। इस तरह लिखना से बहुत आसान है इतना लिखना या इतना लिखना, ठीक है। तो ये मैंने मैथ कॉन्सेप्चुअली चीज़ एक्सप्लेन कर दी और आगे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आपके साथ शेयर कर ली। और ये अब आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ये कैलकुलेशंस जो बेसिक हम कर रहे हैं। यहाँ पे 178 इंटू 1 - 7.5% या इसको 178 इंटू 92.5% या हम इसको करेंगे 178 इंटू 0.925। ये जी हमारी कैलकुलेशन ही प्रेजेंटेशन है। इनमें से जिस मर्जी तरीके से प्रेजेंट कर दें, किसी भी वैल्यू को एडजस्ट करना फॉर चेंज, परसेंटेज चेंज किसी वैल्यू में कैसे एडजस्ट की जाती है, ये उसकी बेसिक सी कैलकुलेशंस हमने शेयर की। सो 1 + इंक्रीज या 1 - डिक्रीज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिवाइज वैल्यू मिल जाती है। और ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स इस तरह की हमें सवालों में अज्यूम्ड होती हैं कि चीज़ें में आनी चाहिए। ये क्यों में सारी आपको सिखाई गई थी, लेकिन साथ साथ हम रिवाइज करते जा रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन को। किसी बच्चे को फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई हेल्प चाहिए हो, पूछ लिया करे जी। हमने बात जो शुरू की थी वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे थी, वहाँ पे मार्कअप मार्जिन की टर्म आ गई, तो मार्कअप मार्जिन की टर्म से हमने यहाँ पे डाइवर्जन ले ली थी। अब हम दोबारा मार्कअप मार्जिन पे जाना चाह रहे हैं। किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल? भाई ये मार्कअप मार्जिन की कैलकुलेशन को लेके फिर किसी बच्चे के जहन में कोई हेल्प किसी को चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो पूछिए भाई।
अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं दोबारा अपनी जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर। तो अब हम, जैसे कल आप लोगों ने मुझे बताया कि आप सब ये क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा था कि हम इनको दोबारा बेसिक से ही डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिनको पहले आपको इंट्रो टू काउंटिंग में बताया ना गया हो या इस अंदाज में ना बताया गया हो। सारी बात है, उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, तो अकॉर्डिंगली हमें देखने का अंदाज भी थोड़ा बदल सकता है। हम यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इन चीज़ों की रेलेवेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसलिए हमें यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किसी एक इदारे के अखराजात को कितने अंदाज से तकसीम कर सकते हैं। ये तकसीम करना ऐसे है कैसे, जैसे चले मैं अगर हम बात क्या करें, दोबारा मैं कहता हूं, हमें किसी इदारे के खर्चों की लिस्ट दी जाए। हम एक फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल लेते हैं और फर्नीचर वर्कशॉप जिसमें ये डेस्क बनते हैं, ठीक है। तो हमें इस वर्कशॉप के जो खर्चे हैं उनकी लिस्ट दी जाए, तो उन खर्चों में क्या क्या आ रहा होगा। वर्कशॉप का किराया, वर्कशॉप के बिजली का बिल, वर्कशॉप में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई, जो पाइप इस्तेमाल हुआ, जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ, कारपेंटर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, ये सारे डिफरेंट खर्चों की लिस्ट आ रही होंगी। हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक महीने की खर्चों की लिस्ट दे दी जाए। हम बात कर रहे हैं भाई ये अखराजात बेसिकली बिजनेस की कॉस्ट हैं, और कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हम क्या देखने जा रहे हैं भाई, इस कॉस्ट को कितने अंदाज से तकसीम किया जा सकता है। एक अंदाज इस पूरी लिस्ट के 3 हिस्से किए जा सकते हैं, दूसरा अंदाज पूरी लिस्ट के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, तीसरा अंदाज उस पूरी लिस्ट के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, चौथा अंदाज उस पूरी लिस्ट के अगेन 4 हिस्से किए जा सकते हैं। एक ही लिस्ट को बार बार तकसीम करने की बात हो रही है। जैसे हम यहां पे बात करें, वहां पे खर्चों की लिस्ट है, यहां पे तमाम स्टूडेंट की लिस्ट है। तो स्टूडेंट को तकसीम करना हो, कई अंदाज हो सकते हैं। एक अंदाज हो सकता है बाय जेंडर तकसीम कर दो कि भाई फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, 2 क्लासेस होगी। एक अंदाज हो सकता है बाय हाइट तकसीम कर दो, कभी 5 फुट 2 इंच तक के लोग एक तरफ हो जाएं, 2 से 6 इंच तक के एक तरफ हो जाएं, 5 फुट 6 इंच से ऊपर लंबे एक तरफ हो जाए, ये 3 ग्रुप्स बन गए। तो एक ही ग्रुप है जिसको तकसीम करने की कई बेसिस हो सकती हैं। ये वही बात हो रही है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक की लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, उसको तकसीम करने के कई अंदाज हो सकते हैं। सबसे पहला अंदाज है जी बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। तो जब हम बाय एलिमेंट बात करते हैं तो खर्चों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है मटेरियल, एक है लेबर और एक है अदर एक्सपेंस। मटेरियल से मुराद है हर वो खर्चा जो स्पेंड किया गया है, हर वो अमाउंट जो स्पेंड हुई है किसी फिजिकल कमोडिटी को खरीदने में। फिजिकल कमोडिटी को खरीदने में जो अमाउंट स्पेंड की गई है उसको हम मटेरियल के हेडिंग में डाल सकते हैं, मटेरियल की डिटेल में, मटेरियल की क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने भी डिफरेंट मिसालें दी थी आपको, उस मिसाल में मैंने कहा था लकड़ी इस्तेमाल हुई, तो लकड़ी इज फिजिकल कमोडिटी जिसको हम पकड़ सकते हैं, दिस इज मटेरियल कॉस्ट। मैंने आपको मिसाल, इसी तरह लेबर की बात, मटेरियल में और चीज़ें हमारी आ जाती हैं, हमारी अकाउंटिंग की स्टेशनरी, रजिस्टर, पेन, वाउचर्स के पैड, कंप्यूटर का प्रिंटर, प्रिंटर के पेजेस, ये सारे फिजिकल आइटम्स है ना। लकड़ी, पाइप, कपड़ा, ये सारी फिजिकल आइटम है विच यू कैन होल्ड। तो फिजिकल आइटम के ऊपर जो खर्चा लगा दैट इज मटेरियल। ऐसा खर्चा जो किसी ह्यूमन की सर्विसेज के अगेंस्ट पे किया गया दैट इज लेबर। गार्ड को सैलरी दी, लेबर। फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी दी, लेबर। अकाउंटेंट को सैलरी दी, लेबर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सैलरी दी, लेबर। सीएफओ को सैलरी दी, लेबर। ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे पे किए हमने वो लेबर है। और अदर एक्सपेंसेस, तमाम वो खर्चे जो ना मटेरियल में गए ना लेबर में गए, उनको अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। जैसे बिजली का बिल, ना ये मटेरियल है ना लेबर है, अदर एक्सपेंसेस। जैसे रेंट फैक्ट्री का, ना मटेरियल है ना लेबर है, अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। जैसे डेप्रीसिएशन ऑफ द मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑफ द बिल्डिंग, ना मटेरियल है ना लेबर है, अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। सो मटेरियल, फिजिकल आइटम खरीदने में जो खर्चा लगा, लेबर
ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे पे किए, अदर एक्सपेंसेस जो यहां पे नहीं आया, जो यहां पे नहीं आया वो सारा अदर एक्सपेंसेस में चला गया। सो दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग, इट्स वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई हमें दिक्कत कॉम्प्लिकेशन नहीं है आगे चल के, लेकिन अभी हम एक्टिविटीज भी इंशाअल्लाह देखेंगे। एग्जाम्पलीफाई मैंने आपको ये चीजें कर दी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत इनको समझने में? अच्छा जी, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन को समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप थोड़ा समझाता हूं। अच्छा, मैंने आपसे जैसे बात शुरू में की थी कि हमारी डिस्कशन का 95% से भी ज्यादा हिस्सा फोकस रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। वैसे तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉस्टिंग का फंक्शन यूज किया जाता है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ना कुछ किसी अंदाज में कॉस्ट की थोड़ी बहुत बात की जाती है, लेकिन हमारा स्कोप 95, 97, 98% मैन्युफैक्चरिंग पे रहने वाला है। मे बी 2-3% बात हम सर्विस कॉस्टिंग का भी कर रहे होंगे, या शायद इससे भी कम परसेंटेज होगा। मेनली हमारी डिस्कशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे रहने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है इसको देखने की जरूरत है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट यूज होता है फैक्ट्री का। फैक्ट्री की टर्म यूज की जाती है ऐसे प्रेमिसेस के लिए जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रन होता है। यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को दो हिस्सों में ऑपरेट करते हैं, अपने बिजनेस के दो हिस्से बनाते हैं। एक हिस्सा कहलाता है फैक्ट्री और दूसरा हिस्सा कहलाता है हेड ऑफिस। ठीक है जी, कोई बात बेटा समझ ना आए, लगे कि मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, पूछिएगा। और अक्सर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये दो हिस्से अलहदा अलहदा प्रेमिसेस में होते हैं और बसा औकात अलहदा अलहदा इलाकों में या अलहदा अलहदा शहरों में भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जो जॉब की 5 साल, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, तो जब 5 साल तक मैं उसके साथ काम करता रहा तो हमारी फैक्ट्री गुजरांवाला के पास थी और हमारा हेड ऑफिस लाहौर में था। लेकिन लेटर ऑन जब मैंने जॉब छोड़ दी, राब्ते में था मैं कुलीग के साथ, तो मुझे पता लगा कि लेटर ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि हम हेड ऑफिस भी अपनी फैक्ट्री में ही शिफ्ट कर लेते हैं। फैक्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा खाली प्लॉट्स पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा एकर्स ऑफ लैंड स्पेयर थी, तो उन्होंने कहा किसी एक प्लॉट में हम बिल्डिंग बना लेते हैं हेड ऑफिस के लिए और हेड ऑफिस उधर शिफ्ट कर लेते हैं। लेटर ऑन दे डिड सो। उसी बाउंड्री वॉल के अंदर ही एक कोने में उन्होंने बिल्डिंग बनाई और हेड ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर लिया। तो एक बड़ी प्रेमिसेस के अंदर इस कोने में फैक्ट्री चल रही थी, इस कोने में हेड ऑफिस आ गया। ठीक है, तो दोनों तरह से प्रैक्टिस चलती हैं डिफरेंट। और जिस तरह मेरा एक क्लाइंट है अभी, वो इधर कायदम इंडस्ट्रियल स्टेट में है, ये उनकी फैक्ट्री है और 2 प्लॉट छोड़ के उनका हेड ऑफिस है। तो सेम लोकेलिटी में 2 प्रेमिसेस, 2 सिटीज में 2 प्रेमिसेस और एडजेसेंट 2 प्रेमिसेस, कुछ भी हो सकता है, एक बिल्डिंग में दोनों काम भी हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग प्रोडक्शन फैक्ट्री मींस प्रोडक्शन का फंक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का फंक्शन, और हेड ऑफिस मीन नॉन प्रोडक्शन। फैक्ट्री में हम कहते हैं प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, और हेड ऑफिस में हमारी नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलती हैं। इसको मजीद हम एलैबोरेट करें, अगर फैक्ट्री में काम कैसे होता है, तो उसमें हम देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट, देयर आर डिफरेंट फंक्शंस जो हेड ऑफिस फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। लेट्स अज्यूम अगर ये फैक्ट्री की एंट्री है, तो एक सबसे पहले यहाँ पे स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है, फिर यहाँ पे शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, और प्रोडक्शन में मैं अगर फर्नीचर की मिसाल अगर लूँ, ये अगर हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल हम ले रहे थे, तो मे बी इसमें 3 मैं अगर डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर दूं प्रोडक्शन में, एक कटिंग है, एक असेंबली है
और एक फिनिशिंग है। फिनिशिंग एंड पैकिंग भी हम इसको साथ ही यहीं पे अगर ऐड कर लें, काम कैसे हो रहा है? स्टोर डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल आता है, स्टोरेज होती है यहां पे, फिर प्रोडक्शन जब शुरू होती है तो ये मटेरियल स्टोर से कटिंग डिपार्टमेंट को इशू कर दिया जाता है। कटिंग डिपार्टमेंट लकड़ी को, पाइप को, कपड़े को, फोम को उसके रिक्वायर्ड डिज़ाइन के मुताबिक साइजेस में काट के असेंबली को ट्रांसफ़र करते हैं। असेंबली डिफरेंट पार्ट्स को शेप अप डिज़ाइन के मुताबिक जोड़ेगी, पाइप वेल्ड होंगे, लकड़ी ऊपर जुड़ेगी, कपड़ा सिलेगा फोम के ऊपर, और फिर फिनिशिंग को चले जाएंगे। फिनिशिंग वाले इसको पेंट करके, सब पॉलिश करके, सफाई सुथराई करके, पैक करके, फिर आप कह लीजिए यहाँ पे एक रॉ मटेरियल स्टोर था, तो हम एक और स्टोर बना लेते हैं, फिनिश गुड्स का स्टोर। ये फिनिश गुड का स्टोर बना लेते हैं और इधर से फिनिश गुड फिर आउट हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी फैक्ट्री में कुछ और डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट यहां पे और होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट क्या काम करेगा भाई? यहां पे किसी मशीन में कोई गड़बड़ होगी तो जनाब इस डिपार्टमेंट को फ़ोन जाएगा, ये मशीन ठीक करें आके, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट भी फैक्ट्री में हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट क्या करेगा भाई? प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इंस्पेक्शन करता रहेगा कि जो काम हो रहा है वो हमारे मेयार के मुताबिक, कस्टमर के डिज़ाइन के मुताबिक हो रहा है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हिसाब से ठीक बन रही हैं, रॉ मटेरियल ठीक क्वालिटी का आया, कटिंग क्वालिटी के मुताबिक, असेंबली ठीक, फिनिशिंग ठीक, हर चीज़ में क्वालिटी के मेयार को देखना उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट भी हम देख सकते हैं, दैट मे बी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स। यहाँ पे भी एक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि फैक्ट्री में वर्कर्स को तनख्वाह भी देनी है, फैक्ट्री में आपके बिजली के बिल भी आने हैं, तो उसके लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट चाहिए। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, फैक्ट्री में प्रेमिसेस की सिक्योरिटी भी देखनी है, सफाई सुथराई भी देखनी है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम मेंटेनेंस ऑफ द प्रेमिसेस होता है, और अकाउंट्स का काम आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, जो कमी है वो आप इंशाअल्लाह सीख जाओगे। तो देयर मे बी सम अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। तो जनाब ये एक मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया एक फैक्ट्री का। फैक्ट्री का काम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से क्या मुराद है? हाउ डू वी डिफाइन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, कोई बता सकता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, बिल्कुल ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि इस फैक्ट्री में होता है, और ये काम करने के लिए फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट बने होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं, उसके नतीजे में रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में डलता है वो यहां से फिनिश गुड्स बन के आउट होता है। अच्छा, इसमें अगर हम सिर्फ इसकी बात करूं मैं, फिनिश गुड्स के स्टोर की, तो इसमें अक्सर इदारों में एक अल्टरनेट ऑप्शन भी होती है, क्योंकि फिनिश गुड्स को अल्टीमेटली कस्टमर को सेल करना होता है ना, और सेल करना किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है? सेलिंग डिपार्टमेंट कह लो या सेल डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है जी। फिर यहाँ पे हेड ऑफिस में एक और फंक्शन फाइनेंस का भी होता है, हेड ऑफिस में एक और फंक्शन मार्केटिंग भी हो सकता है, हेड ऑफिस में भी एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन भी होता है, क्योंकि इसकी भी मेंटेनेंस की जाती है। और क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे काम कैसे होता है? मार्केटिंग वाले आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, सेल्स की टीम कस्टमर से जाके ऑर्डर्स रिसीव करते हैं। अच्छा, बात करना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये इकट्ठे भी होते हैं, एक ही डिपार्टमेंट में भी ये काम कर रहे होते हैं। तो हम इसको चलें अपनी आसानी के लिए फिलहाल इकट्ठा कर लेते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स वाले कस्टमर से ऑर्डर बुक करते हैं, और फिर उस ऑर्डर को यहां से कस्टमर को डिस्पैच भी करते हैं। क्योंकि फिनिश गुड्स के डिस्पैच का काम हेड ऑफिस की टीम ने करना होता है, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो फिनिश गुड का स्टोर है ना, इसको हेड ऑफिस के साथ अटैच कर दिया जाता है।
फॉर एग्जांपल फैक्ट्री गुजरांवाला में है और अगर मैंने प्रोडक्ट सेल डिपार्टमेंट लाहौर में बैठा हुआ है तो कस्टमर लाहौर आएगा, कस्टमर को प्रोडक्ट लाहौर में मुझे दिखानी है तो आई नीड प्रोडक्ट्स टू बी अवेलेबल इन लाहौर। तो अक्सर इदारों में ऐसा भी कर लिया जाता है कि फिनिश गुड्स जहां पे जरूरत है, फिनिश गुड्स जब फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बन जाती हैं तो उनको हेड ऑफिस के साथ फिनिश गुड वेयर हाउस में ट्रांसफर कर लिया जाता है। सो इसके बारे में हम कह सकते हैं भाई फिनिश गुड्स का वेयर हाउस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये दोनों जगह हो सकता है, फैक्ट्री बिल्डिंग का हिस्सा भी हो सकता है और हेड ऑफिस के साथ अटैच भी हो सकता है, दोनों जगह ये पाया जा सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से फैसला करते हैं। लेकिन बाकी फंक्शन के बारे में हमारी क्लैरिटी क्लियर है कि भाई बाकी सारे डिपार्टमेंट फैक्ट्री में क्या क्या आते हैं और हेड ऑफिस में क्या क्या आते हैं। सिर्फ इसके बारे में मैंने कहा ये इधर भी हो सकते हैं, ये इधर भी हो सकते हैं, दोनों जगह में प्रैक्टिकली चीज़ ये नज़र आती है। जी बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहां पे होगी? बेटा ये डिपेंड करेगा, अगेन मैंने कहा कि डिपार्टमेंट की नीड के हिसाब से। पहली बात, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन का फंक्शन नहीं है वैसे, है ना, दिस इज नॉट अ प्रोडक्शन फंक्शन। यूजुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुराद क्या होता है कि आप कोई नई प्रोडक्ट ईजाद करना चाह रहे हो, नई प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हो, उस पर काम करना चाहते हो। ये काम आपका हेड ऑफिस में भी हो सकता है, ये काम आपका फैक्ट्री में भी हो सकता है। फैक्ट्री में कब होगा? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको फैक्ट्री की फैसिलिटीज, मशीनरी को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़नी है तो आप यहां पे बना लो। लेकिन आपको लगता है फैक्ट्री की मशीनरी के बगैर हमारा काम हो सकता है, जैसे अगर मैं अपनी फैक्ट्री की बात करूं, मेरी फैक्ट्री, मैं काम करता था एक राइस प्रोसेसिंग मिल में। अब वहां पे अगर R&D होनी है राइस की प्रोसेसिंग के ऊपर तो उसको राइस मशीन की जरूरत थी, तो वो फैक्ट्री में ही बनेगा उसका R&D। लेकिन मैं अगर काम करता हूं किसी फैशन इंडस्ट्री में, यहाँ पे फैशन गारमेंट्स बनते हैं, तो शायद उनका R&D हेड ऑफिस में भी हो सकता है, क्योंकि उसके लिए फैक्ट्री की मशीनों पर जाके सैंपल तो नहीं बने, उसके लिए सैंपल तो आपने एक ड्राइंग रूम कंप्यूटर पे डिज़ाइन हो जाना है और एक छोटी सी मशीन पे सैंपल बन जाना है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड ऑफिस में होगा, तो वो नीड बेसिस पे देखा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल क्या है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, सुटेबिलिटी, ईज ऑफ द बिजनेस इज द की फैसला करने के लिए। जी जनाब, ये हमने थोड़ी सी बात स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब वंस वी हैव अंडरस्टूड कि भाई ये फैक्ट्री की बाउंड्री है, ये हेड ऑफिस की बाउंड्री है, अब क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन आ जाओ। फैक्ट्री में प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, हेड ऑफिस में नॉन प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन को समझना बड़ा आसान है भाई। जो खर्चा इस बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना, वो प्रोडक्शन का खर्चा है, और जो खर्चा इस बाउंड्री के अंदर हो रहा है वो नॉन प्रोडक्शन का खर्चा है। जैसे फैक्ट्री मैनेजर के, फैक्ट्री के गार्ड की सैलरी प्रोडक्शन का खर्चा, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी प्रोडक्शन का खर्चा। अब फैक्ट्री का गार्ड प्रोडक्शन कर नहीं रहा, लेकिन चूंकि वो फैक्ट्री का गार्ड है, इस बाउंड्री के अंदर काम कर रहा है, इस बाउंड्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फैक्ट्री का खर्चा प्रोडक्शन, ठीक है जी। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ऑर्गेनाइजेशन का या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेड ऑफिस में नॉर्मली बैठता है, वो हेड ऑफिस फंक्शन को सुपरवाइज कर रहा है, यहां पे आएगा। लेकिन बाद का ऐसा भी हो सकता है, कहा जा सकता है जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का आधा टाइम हेड ऑफिस में गुजरता है, आधा फैक्ट्री में गुजरता है, तो उस केस में फिर हम आधा खर्चा इधर डाल देंगे, आधा इधर डाल देंगे। समझ आ रही बात? तो जो खर्चा जिस फंक्शन के लिए है उसमें तकसीम कर दो। सिंपल गाइडलाइन है भाई, इस बाउंड्री का खर्चा फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, इस बाउंड्री का खर्चा नॉन प्रोडक्शन है। नॉन प्रोडक्शन को फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिन, ये नॉन प्रोडक्शन की फर्दर कैटेगरीज हैं। नॉन प्रोडक्शन की फर्दर कैटेगरीज बन सकती हैं, सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, फाइनेंस एटसेट्रा। तो दिस इज क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। अकाउंट, फाइनेंस मैनेजर की सैलरी नॉन प्रोडक्शन, फाइनेंस कॉस्ट। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी प्रोडक्शन का खर्चा। सेल्स मैनेजर की सैलरी नॉन प्रोडक्शन। हेड ऑफिस में आपके अकाउंटेंट की सैलरी नॉन प्रोडक्शन, फैक्ट्री के अकाउंटेंट की सैलरी प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस बाउंड्री के खर्चे प्रोडक्शन में,
इस मॉडल के खर्चे नॉन प्रोडक्शन में, और नॉन प्रोडक्शन में फर्दर हमें तकसीम करने की जरूरत पड़ सकती है, टर्म यूज की जा सकती है। बेटा अगर हमें कहा गया है फिनिश गुड्स का जो है वो फैक्ट्री का हिस्सा है, तो समझे फिनिश गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो यहीं रहेंगे। बट नॉर्मली ज़्यादातर सूरतों में फिनिश गुड्स हेड ऑफिस का खर्चा बताया जाता है, और उस केस में फिर ये फिनिश गुड्स जो है आपका बेसिकली कौन सा हेडिंग बन जाएगा, कौन सा फंक्शन बन जाएगा? नॉन प्रोडक्शन। और नॉन प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन। मैं अगर फिनिश गुड गोडाउन की बात करूं ना, फिनिश गुड गोडाउन से रिलेटेड खर्चे होते क्या क्या हैं? फिनिश गुड गोडाउन से रिलेटेड या वेयर हाउस से रिलेटेड खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? इससे रिलेटेड खर्चे होंगे आपके, सबसे पहले तो रेंट आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, आपका स्टोर इंचार्ज हो सकता है। ये हम सिक्योरिटी भी हम सिर्फ गोडाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटसेट्रा, और भी खर्चे होंगे यहां पे। लेकिन मैंने आपको कहा फिनिश गुड्स वेयर हाउस रिलेटेड जितने खर्चे हैं बाय नेचर मोस्टली मैंने कहा वो आपका हेड ऑफिस से अटैच होगा, और जब हेड ऑफिस से अटैच होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनेगा। फिनिश गुड्स से रिलेटेड खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे का हिस्सा बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हिस्सा बनते हैं। मुझे बताइए क्यों फिनिश गुड्स से रिलेटेड वेयर हाउस से रिलेटेड खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्यों बन रहे हैं? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कोई डिफाइन कर सकता है? प्रोडक्शन फिनिश गुड की कंप्लीशन के बाद से लेके कस्टमर के गोदाम तक पहुंचाने के लिए जितने खर्चे हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जब खत्म हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस जब यहां से फिनिश गुड्स निकली तो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका खत्म हो गया। इसके बाद कस्टमर के गोदाम तक पहुंचने तक जितने खर्चे आपके आएंगे गुड्स की स्टोरेज के ऊपर, गुड्स की मूवमेंट के ऊपर, गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। तो ये आपकी गुड्स की स्टोरेज के खर्चे हैं ना भाई। प्रोडक्शन के बाद गुड्स की स्टोरेज का खर्चा, प्रोडक्शन के बाद गुड्स की मूवमेंट का खर्चा, प्रोडक्शन के बाद गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। प्रोडक्शन के बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद, और प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है जब फिनिश गुड्स आपकी रेडी हो जाती है, तब प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म हो गया। प्रोडक्शन प्रोसेस कब तक चल रहा है? जब तक कन्वर्जन जारी है, जब तक रॉ मटेरियल की फिनिश गुड में कन्वर्जन जारी है। जब फिनिश गुड में कन्वर्जन कंप्लीट होगी प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट। प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद से हम बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स की लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इवन इंश्योरेंस। ये सारे आपके मिसाल है डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों की। जब तक गुड्स कस्टमर के गोदाम तक नहीं पहुंच जाता, ये डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों की मिसाल है। और इसमें ये जो फिनिश गुड वेयर हाउस के खर्चे हैं, ये आपके ये स्टोरेज के खर्चे हैं। फिनिश गुड वेयर हाउस स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो ये उसके खर्चे हैं। बाकी डिटेल हर खर्चे की बनाई जा सकती है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हम मैं दोबारा अपनी समरी की तरफ आता हूं। हमने क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन पे बात की, तो क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट, एक प्रोडक्शन, एक नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन को अगर हम चाहें तो मजीद हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, मजीद सब फंक्शन में तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन में इटसेल्फ मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, HR डिपार्टमेंट यूजुअली ये यहाँ पे सारे फॉर्म किए जाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। HR आपका हेड ऑफिस का फंक्शन है, HR है, इसी में ही स्टाफ रिक्रूटमेंट भी आ जाती है, स्टाफ ट्रेनिंग भी आ जाती है, वो इसी में आ जाती है, ठीक है। ये आपके हेड ऑफिस का फंक्शन होता है। जी बेटा, रिक्रूटमेंट हेड ऑफिस फंक्शन हेड ऑफिस का है, लेकिन बाज़ औक़ात आपने, मैं फिर कह रहा हूँ, ईज़ की बात आ जाती है। टीम यहाँ पे बैठी हुई है, रिक्रूटमेंट के ऐड यहाँ से जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू आपको लगता है यहाँ पे करने सहूलत है तो वो यहाँ पे अरेंज कर लो भाई। वो टीम उठ के इधर आ जाएगी, इधर एक मीटिंग रूम होगा, उसमें इंटरव्यू कर लेगी, वापस चली जाएगी।
ट्रेनिंग के लिए आपको हॉल चाहिए, ट्रेनिंग हॉल यहां पे इस्तेमाल कर लो या यहां पे इस्तेमाल कर लो, दोनों जगह चल सकता है। लेकिन बेसिक फंक्शन ये एचआर जो है ये प्रोडक्शन फैक्ट्री का फंक्शन नहीं है, ये हेड ऑफिस का फंक्शन है, नॉन प्रोडक्शन फंक्शन है। R&D और क्वालिटी कंट्रोल क्या एक डिपार्टमेंट हो सकते हैं? मैं फिर वही बात कहूंगा, ये इदारा अपनी सहूलत के हिसाब से देख सकता है। क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एक चीज तो क्लियर है, इसका काम प्रोडक्शन को मेयार के मुताबिक इंश्योर करना, बल्कि प्रोडक्शन से भी पहले रॉ मटेरियल आएगा, इसको भी देखते हैं कि रॉ मटेरियल मेयार के मुताबिक है, प्रोडक्शन मेयार के मुताबिक है, तो क्वालिटी कंट्रोल का काम तो फैक्ट्री में ही होना है, ठीक है। लेकिन R&D का काम जरूरी नहीं फैक्ट्री में ही हो। जैसे मैंने कहा, R&D का काम है प्रोडक्ट का नई नई प्रोडक्ट इजाद करना, नई नई प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना और उनके ऊपर मार्केट में उनकी सिचुएशन पोजीशन को देखना। तो मुझे लगता है कि उसको अगर आप प्रोडक्शन फंक्शन के साथ मिक्स कर दोगे तो फिर क्वालिटी ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का मेयार जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। R&D शुड नॉट बी मिक्स्ड अप विद द क्वालिटी कंट्रोल। R&D का काम मार्केट स्टडी करना, मार्केट में प्रोडक्ट की जरूरत को पहचानना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट के सैंपल बनाना, उनका काम यह है। क्वालिटी कंट्रोल का काम जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उनके मेयार को चेक करना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो दोनों के काम बिल्कुल फर्क है। R&D यूजुअली हेड ऑफिस फंक्शन के अंडर आएगा और क्वालिटी कंट्रोल हैज टू बी देयर इन द फैक्ट्री, दे हैज टू बी प्लेस, दे हैज टू बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। लोकेशन की मैंने बात की थी कि हो सकता है आप सोचो कि मैं R&D को भी फैक्ट्री में प्लेस कर दूं, क्योंकि फैक्ट्री में जो मशीनरी है वो R&D टीम को उसकी जरूरत पड़ती है, तो यहां से बार बार वहां पे जाना मुश्किल है, तो यहां पे कमरा देके बैठा शायद वहां पे दो, पर प्रैक्टिकली सर नॉन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है जी भाई, और कोई सवाल? प्रोडक्शन, मैंने कहा ना, मैं दोबारा फिर कहता हूं, इस बाउंड्री के अंदर जो खर्चा है वो प्रोडक्शन। आसान यही समझो, इस बाउंड्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो प्लाट की डेप्रिसिएशन है, वो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है, वो बिल्डिंग का रेंट है, वो इसका बिजली का बिल है। इस बिल्डिंग के अंदर जो खर्चा है, इसके अकाउंटेंट की सैलरी है, इसके गार्ड की सैलरी है, इसके स्टोर कीपर की सैलरी है, सब प्रोडक्शन, सारा वो प्रोडक्शन कॉस्ट में, प्रोडक्शन फंक्शन में क्लासिफाई होगा। अभी मजीद आगे चलते हैं, एक्टिविटीज हमारे सामने आएंगी, बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद आने ही लगी हैं। लीजिए, एक्टिविटीज आ गई हमारे सामने। तो हम एक काम करते हैं, ये वैसे तो एक्टिविटी में उन्होंने कहा भाई आप इसको बताइए क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं इस एक्टिविटी को। मैं कहता हूं क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन भी कर दें और क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट भी कर दें। हम दो पढ़ चुके हैं ना अभी, तो हम क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट भी ले लेते हैं और उसमें मैं मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, अच्छा अब मैं यहां पे इसके दो हिस्से करता हूं, क्लासिफिकेशन के इस कॉलम के दो हिस्से करता हूं। यहां पे क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन को मैं असाइन करता हूं और यहां पे क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट को मैं असाइन करता हूं। तो पहले हम क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब रहा बेटा, समझना बड़ा जरूरी है, हम क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओवरऑल फॉर द मशीन वर्कर प्रोडक्शन, ओवरऑल का मतलब होता है कोट, ठीक है, जो कोट पहनता है मशीन वर्कर, जो कोट पहनता है मशीन वर्कर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी फैक्ट्री में काम करते हैं। दिस इज प्रोडक्शन वन। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस, जनरल ऑफिस में बराद हेड ऑफिस, एडमिन मतलब 4। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, प्रोडक्शन। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर, एडमिन, बिल्कुल ठीक है जी, एडमिन। यूजुअली एडमिन और HR फंक्शन
पेरोल का काम एचआर के पास होता है और एडमिन और एचआर अक्सर इकट्ठे चल रहे होते हैं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिन अलहदा हो जाता है और एचआर का फंक्शन अलहदा डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। लेकिन इस केस में जब हमें एचआर का जिक्र नहीं किया गया तो हम इसको एडमिन के हवाले कर देते हैं। रेंट ऑफ वेयरहाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक है जी। फिनिश गुड्स की स्टोरेज का खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन है। लोन का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है। और सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन। लीजिए जी, ये क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, जिसमें प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन फंक्शंस में हमने कॉस्ट को तकसीम किया। अब इसी कॉस्ट को अगर हम बाय एलिमेंट देखना चाहें, ओवरऑल ऑफ फैक्ट्री मशीन वर्कर, कपड़ा मैंने बताया था कोट पहनता है, क्या कोट उसकी मेहनत का अजर है? कोट इज मटीरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस। मटीरियल, दिस इज अ फिजिकल कमोडिटी जो आपने खरीदी है वर्कर की सेफ्टी के लिए। कोट जो आपने खरीदा ये मटीरियल है। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस, ये बीच में लेबर की बात कहां से निकल रही है? ये क्या है? मटीरियल। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर फिजिकल कमोडिटी है, फिजिकल प्रोडक्ट है भाई, मटीरियल है ये। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर लेबर है। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर लेबर है। रेंट ऑफ वेयरहाउस अदर एक्सपेंस है। लोन इंटरेस्ट अदर एक्सपेंस है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर लेबर है। लीजिए जी, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। हमें एक कॉस्ट की डिटेल दी गई थी, हमने इसको क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और एलिमेंट दोनों में देखा। अच्छा, ये एक्टिविटी मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यूड है। यहां पे भी 3-4 आइटम्स आ रही हैं, तो इनको भी हम इसी अंदाज में फंक्शन और एलिमेंट में क्लासिफाई कर लेते हैं। और एलिमेंट में मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस, हमारे पास ये आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लें। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, जी कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया। बाय फंक्शन बात कीजिए। और डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नहीं है ये बेटा, ठीक है, इट इज सेलिंग। कस्टमर को अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, भाई जल्दी पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेल्स प्रमोशन टेक्निक। क्या भाई हमें पैसे टाइम पे देते हो तो हम सस्ती चीज देते हैं, ये वही बात है ना। पैसे जल्दी दोगे तो चीज सस्ती मिलेगी, तो ये सेल्स को प्रमोशन का एक तरीका है। दिस इज सेलिंग एक्सपेंस। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए एडमिनिस्ट्रेशन। रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल दिस है। बैंक ओवरड्राफ्ट फी फाइनेंस है। सेल्समैन कमीशन सेलिंग, सेल्समैन कमीशन सेलिंग, और सेलिंग इज टू। अच्छा जी, अब आइए क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट के ऊपर। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर अदर एक्सपेंस। सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए लेबर। रोड टैक्स लाइसेंस अदर एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट फी अदर एक्सपेंस। सेल्समैन कमीशन लेबर, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन और क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनकी साथ ही हमने एक्टिविटीज भी देख ली जी। एनी क्वेश्चन? जी बेटा, सेल्समैन कमीशन को क्या हुआ? लेबर, आप इसकी बात कर रहे हो? ये आप कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहिए, यहां पे कह रहे अदर एक्सपेंस में जाना चाहिए। लेबर की डेफिनेशन क्या है? ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे दिए। तो सेल्समैन कमीशन किस लिए देते हो? उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट पे कर रहे हो ना। ह्यूमन सर्विसेज के अगेंस्ट जो पैसे दिए गए, आपके सेल्समैन ने सेलिंग का काम किया, उसने आपकी प्रोडक्ट बेची है, प्रोडक्ट बेच के उसने ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दिए ना भाई, तो उसके सर्विसेज के नतीजे में आप उसको पैसे पे कर रहे हो। ह्यूमन
सिंपल वर्ड में ह्यूमन को जो भी पेमेंट दी जा रही है वो उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट ही होती है, और इंसान को जो पेमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट की जा रही है वो क्लासिफिकेशन में लेबर में जाती है। जी भाई, जी बेटा। आपके साथी का कहना है कि क्या ये फाइनेंस में नहीं आ सकता, तो आंसर इज यस, इट मे बी कंसिडर्ड। इसको फाइनेंस में भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में भी जानने नहीं चाह रहा, उसका दूसरा एस्पेक्ट मैं खोलना चाह नहीं रहा, इसलिए मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस किया कि मैंने आपको कहा कि भाई हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ सेल्स स्ट्रेटजी, कि मुझे जल्दी पैसे देते हो तो मैं सस्ती चीज बेचता हूं, तो इट इज बीइंग यूज एज सेल्स स्ट्रेटजी, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है तो ये यकीनन आपकी सेलिंग कॉस्ट है। लेकिन जैसे कि आपके साथी ने राइटली पॉइंट आउट किया, इसको हम फाइनेंस कॉस्ट में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं बेटा इसको एक्सप्लेन करने की। शाबाश, वेल डन। हमारे पास हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने बिजली का बिल आ गया, पैसे नहीं है बिजली का बिल पे करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1, बैंक से कर्जा ले लो, बिल पे कर दो। बैंक से कर्जा लोगे तो बैंक को भी तो सूद कॉस्ट देनी पड़ेगी ना। ऑप्शन नंबर 2, कस्टमर से कह दो यार बैंक से सूद लेना तो हराम है ना, हम बचना चाहते हैं उससे, तो हम क्यों हराम काम में पड़े। हम कस्टमर को कहते हैं यार जल्दी पैसे दे दो मुझे, 2 रुपए कम दे दो। तो अब हमने अपनी फाइनेंस की नीड को मीट करने के लिए डिस्काउंट दिया है। इस केस में यस, इट कैन बी फाइनेंस कॉस्ट, कि हमने बैंक को सूद देने की बजाय हम बैंक से पैसा लें, उसको सूद दें, उसको 100 रुपए में से 2 रुपए वापस करें। हम कस्टमर से कहते हैं भाई हमें 100 की जगह 98 दे दो, 2 रुपए रख लो तुम, क्योंकि ताकि मेरी जो पैसे की जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो अगर जैसे कि आपके साथी ने कहा था, मैंने डिस्काउंट ऑफर किया है अपनी फाइनेंस की नीड पूरा करने के लिए, मुझे जल्दी पैसे आए ताकि मुझे लोन ना लेना पड़े, उस केस में मैं डिस्काउंट को ट्रीट कर सकता हूं फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन अगर मैंने सेल्स की प्रमोशन के लिए इसको इस्तेमाल किया है तो इसको मैं सेलिंग एक्सपेंस भी कह सकता हूं। अब यहां पे जो क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो जो बच्चा इसको सेलिंग कह देगा उसके नंबर भी पूरे हैं, जो बच्चा इसको फाइनेंस कह देगा उसको भी नंबर पूरे हैं। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन साइलेंट है हम दोनों तरफ चीज को ले जा सकते हैं, अपनी समझ के मुताबिक कोई इशू नहीं है, हमें दोनों जगह सही फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जी भाई, एनी क्वेश्चन, किसी और बच्चे के दिल में कोई सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बाय नेचर। बिजनेस कॉस्ट को बाय नेचर हम 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम डायरेक्ट कॉस्ट को अगर समझ लें तो जो कॉस्ट डायरेक्ट नहीं है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट है। ठीक है, हम डायरेक्ट कॉस्ट को सिर्फ समझेंगे और जो कॉस्ट इस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मैं डायरेक्ट कॉस्ट को समझाने की आपको कोशिश करता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट को समझने के लिए 2 बेसिक शराइत हैं। अगर एक कॉस्ट उन 2 शराइत पे पूरा उतरेगी तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और जो कॉस्ट इन दोनों शराइत पे पूरा नहीं उतरती, दोनों शराइत पे पूरा उतरना जरूरी है। शर्त नंबर 1, कॉस्ट के डायरेक्ट होने के लिए जरूरी है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, पहली चीज, पहली शर्त, डायरेक्ट कॉस्ट को पूरा होने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट होनी चाहिए। दूसरी शर्त, डायरेक्टली ट्रेसेबल विद एक्यूरेसी टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह लो या प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है। डायरेक्टली ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट है पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा लगा है विद एक्यूरेसी मेजरेबल है। अच्छा, अब यहां से एक चीज तो क्लियर होगी ना कि हेड ऑफिस का जितने भी खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं। टेंशन तो सिर्फ यहां पे है कि प्रोडक्शन कॉस्ट का कुछ हिस्सा डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, ऐसा ही है।
हेड ऑफिस का सारा खर्चा नॉन प्रोडक्शन है, वो तो सारा इनडायरेक्ट हो गया। फैक्ट्री के खर्चे में मसला है कि इसमें क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे प्रोडक्शन कॉस्ट है और प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा डायरेक्ट होता है। कौन सा हिस्सा? डायरेक्टली ट्रेस विद एक्यूरेसी। मैं अब आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूं, उन मिसालों को देख के हम असेस करते हैं कि ये डायरेक्ट है कि नहीं है। अब हमने सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट को डिस्कस करने हैं, हेड ऑफिस की कॉस्ट को छोड़ दिया हमने, हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को समझना चाह रहे हैं। हमारी फैक्ट्री में हमने फैक्ट्री का किराया पे किया, प्रोडक्शन कॉस्ट, किराया प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। कैन इट बी ट्रेस विद एक्यूरेसी? एक डेस्क का किराया कितना दिया हमने? किराया तो पर मंथ होता है, किराया तो पर डेस्क नहीं होता। वी कैन नॉट मेजर विद एक्यूरेसी कि एक डेस्क पे कितना किराया लगा, तो दिस इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। इस डेस्क बनाने में फैक्ट्री में मेरी लकड़ी या शीट इस्तेमाल हुई है, फैक्ट्री में खर्चा हुआ, डेस्क बनाने में लकड़ी इस्तेमाल हुई। कैन आई मेजर विद एक्यूरेसी के एक डेस्क पे कितने रुपए की लकड़ी लगी? यस, दिस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। मैं आसानी से देख सकता हूं कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, क्या रेट है पर स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से बता सकता हूं कितने रुपए की लकड़ी लगी। मैं आसानी से मेजर कर सकता हूं पाइप कितने फीट, क्या रेट है पर फीट, कितने रुपए का पाइप लगा, डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, मेरी मशीनरी में, कटिंग मशीन में लुब्रिकेशन ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, मेरी कटिंग मशीन में ब्लेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कैन आई मेजर विद एक्यूरेसी के एक डेस्क पे कितने रुपए का लुब्रिकेशन ऑयल लगा, कितने रुपए का ब्लेड लगा? नो, इनडायरेक्ट। मेरी फैक्ट्री में डिफरेंट प्रोडक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक वर्कर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द डेस्क, जिसकी सैलरी है 1000 रुपया पर डेस्क, उसको मैं पर यूनिट पे करता हूं। और एक वर्कर वो है जिसका काम है फर्श की सफाई करते रहना, उसकी सैलरी है 5000 रुपया पर वीक। दोनों प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। अब इन दोनों को मैं सैलरी पे कर रहा हूं, एक को मैं पे कर रहा हूं पर एक डेस्क बनाने का 1000 रुपया, एक को मैं पे कर रहा हूं हफ्ते का 5000। अब इनमें से किस वर्कर की सैलरी कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी? एक यूनिट पे कितना लगा? प्रोडक्शन वर्कर जो डेस्क बना रहा है। तो एक बंदे की सैलरी डायरेक्ट है, दूसरे की इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर को मैं 2 लाख रुपया महीना पे करता ना। अब एक डेस्क बनाने पे तो उसको मैं पे नहीं कुछ कर रहा, वो डेस्क एक बने या 1000 बने फैक्ट्री में, उसको तो 2 लाख जाना है। तो डायरेक्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा, हर यूनिट पे विद एक्यूरेसी हम मेजर कर सकें कितने रुपए का खर्चा लगा। अच्छा, यहां पे अब हम एक और क्वेश्चन भी लाता हूं मैं, डेप्रिसिएशन, क्या वो डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्यों है भाई? कि नॉर्मली हमारी डेप्रिसिएशन होती है 10% पर एनम, पर यूनिट तो नहीं है ना, ठीक हो गया। तो हमने सबने बड़ी आसानी से कह दिया ये तो इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं मेरी डेप्रिसिएशन का रेट है 500 रुपए पर यूनिट, तो कितने बच्चे हैं जो इसको इनडायरेक्ट कहना चाहेंगे? सिर्फ मैंने उसकी वजह भी पूछनी है, फिर सिर्फ हाथ ऐसे नहीं खड़ा करना, वजह भी पूछनी है। इनडायरेक्ट 1 2 3 बच्चे हैं जो समझते हैं कि डेप्रिसिएशन अगर 500 रुपए पर यूनिट है तो वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। वजह बताएं, आप बताएं बेटा, क्यों भाई? एक्सेलेंट आंसर। अजम्पशन नहीं, एस्टिमेट, एस्टिमेट इज द राइट वर्ड। डेप्रिसिएशन एस्टिमेट होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट। डेप्रिसिएशन 10% सालाना है या डेप्रिसिएशन 500 रुपए पर यूनिट है, इट इज एन एस्टिमेट। तो सिर्फ पर यूनिट क्राइटेरिया नहीं है भाई, वो तो किराए को भी आप, महीने का किराया 2 लाख है, महीने में कितने डेस्क बनाए 1000, तो 2 लाख बटा 1000 करो, वो तो किराया भी पर यूनिट निकल आता है। बट ये एस्टिमेट है और हमारा क्राइटेरिया क्या है? इट शुड बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। अच्छा बेटा, यहां पे ना मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हमारे स्टूडेंट
कि मेजोरिटी, जैसे मैंने कहा था, हम रटा बेस्ड स्टडी के आदी होते हैं ना, तो हम चीज़ों को याद करना चाहते हैं, हम जहन के इस्तेमाल को से जान छुड़ाना चाहते हैं। अब मैंने आपको मिसाल दी रेंट की कि जी रेंट तो 2 लाख रुपए महीना है, तो रेंट तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अक्सर बच्चे मिसालों को याद कर लेते हैं, असूलों को याद नहीं करते। आपको इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलना है, आपने असूलों को याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर स्टेटमेंट बदलता है, वही एक्सपेंस जो कभी डायरेक्ट नजर आएगा, स्टेटमेंट बदलने से इनडायरेक्ट हो सकता है। कभी आपको वो प्रोडक्शन में नजर आएगा, स्टेटमेंट बदलने से उसकी कैटेगरी बदल जाती है। चल मैं इसको सिंपलीफाई रखता हूं, स्टेटमेंट बदलने से एक ही एक्सपेंस कभी एक कैटेगरी में कभी दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। तो इसलिए आपने एक्सपेंस को नहीं याद कर लेना कि भाई ये एक्सपेंस डायरेक्ट है, ये एक्सपेंस प्रोडक्शन है। आपने डेफिनेशन याद रखनी है। अभी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट का क्राइटेरिया क्या है, मैं आगे चल के उसको मजीद एलैबोरेट करूंगा। फिलहाल मैं तवज्जो इस पर दिलाना चाह रहा था कि आपने एग्जाम्पल्स को याद नहीं करने ना, एग्जाम्पल्स आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए दी जाती हैं, लेकिन डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की रिप्लेसमेंट के लिए नहीं दी जाती कि भाई इनको भूल जाओ, एग्जाम्पल याद कर लो। याद इनको रखने हैं, एग्जाम्पल से हम इनको क्लियर करते हैं, अपने जहन में इनकी क्लैरिटी हासिल करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की मिसाल और इनडायरेक्ट मटेरियल मिसाल मैंने डिस्कस कर ली। जैसे लकड़ी डायरेक्ट मटेरियल है, लुब्रिकेशन ऑयल इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री का मैनेजर इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, बिजली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल यहां पे दी हुई है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है, किसी को पता है? व्हाट इज रॉयल्टी, कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक है, एक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका डिजाइन, उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एक अगर छोटी एंटिटी इस्तेमाल करने की परमिशन लेती है तो बड़ी एंटिटी उस नाम और उसके जो फार्मूला और उसका डिजाइन इस्तेमाल करने के अगेंस्ट यूजुअली 2 फीसें मांगती है। एक फीस कहलाती है अपफ्रंट एग्रीमेंट फी, जिसको लाइसेंस फी भी कहा जाता है। ठीक है जी, हम आपको इजाजत देते हैं, आप हमारा नाम और प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, उसके लिए हमें आपसे 1 करोड़ पे करें इस इजाजत के। और उसके बाद दूसरी आती है, आप जितने यूनिट बेचेंगे पर यूनिट आप हमें एक्स अमाउंट पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी आपकी यूजुअली पर यूनिट होती है, पर यूनिट कितने रुपए आप पे करेंगे, जितने यूनिट बेचेंगे उसके हिसाब से 100 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये रेट तय होगा। जैसे हम यहां पे बात करें मैकडॉनल्ड की, बात करें KFC की, ये है फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन किसी इंटरनेशनल अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने जब लाइसेंस लिया होगा अमेरिका से, मैकडॉनल्ड से, इन्होंने उसको एक लमसम पे होगी 5 करोड़ 10 करोड़ के लीजिए जी, ये 5-10 करोड़ लें, हमें इजाजत दें हम मैकडॉनल्ड के नाम के यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलें। उन्होंने कहा जी खोल लें, पैसे दिए, इजाजत ली, एग्रीमेंट साइन हुआ, खोल लिए। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप रेस्टोरेंट तो खोल लें, लेकिन रेस्टोरेंट में जितनी प्रोडक्ट बेचा करेंगे, आप 100 रुपए की चीज बेचेंगे, 10 रुपए आपने हमें भिजवाने हैं उसमें से, 100 में से। आप 1000 की सेल करोगे 100 रुपया भिजवाओगे, 1 लाख की सेल करोगे तो 10,000 भिजवाओगे। 10% ऑफ द सेल वैल्यू आपने हमें भेजनी है। तो बड़ी आसानी से आप मैयर कर पाते हो। अगर ये आपने एक डेस्क 10,000 का बेचा तो 10% का मतलब 1000 देना पड़ेगा। ये कुर्सी आपने 2000 की बेची, 10% का मतलब 200 देना पड़ेगा। सो पर यूनिट इजीली मैयरेबल है, एक्यूरेसी से मैयरेबल है। तो रॉयल्टी इज डायरेक्ट एक्सपेंस, बिजली, रेंट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, यहां पे एक टर्म और याद रख लीजिए, दैट इज द प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बातें हम सारी कर चुके हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड्स कहते हैं। और ओवरहेड्स में फिर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। बाय फंक्शन इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सेट्रा। ठीक है जी, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थर्ड। डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे बात होगी, इसकी इलस्ट्रेशंस और रिविजन्स इंशाअल्लाह उस पर हम कल मजीद बात जारी रखेंगे। मजीद एक्टिविटीज़ अभी हमने इस पर करनी है इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।